हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रविकांत केमिस्ट्री पॉइंट। पिछले कुछ वीडियो से हम पढ़ रहे हैं फोटो केमिस्ट्री पे ये हमारा छठा लेक्चर है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जॉबलांस्की डायग्राम, जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद क्रियाकारी अणु कौन कौन से संक्रमण करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। उन्हीं संक्रमण में से जॉबलांस्की डायग्राम में जो हमने देखे अविकिरणीय संक्रमण तथा विकिरणीय संक्रमण, आज उन्हीं का हम विस्तार से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन तथा रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन यानी अविकिरणीय संक्रमण, और दूसरा है हमारा रेडिएटिव ट्रांजिशन यानी विकिरणीय संक्रमण। तो पहले हम देखते हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन यानी अविकिरणीय संक्रमण। किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी पदार्थ प्रकाश के फोटोन या क्वांटम का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है, और हमें पता है कि किसी भी क्रियाकारी पदार्थ की ग्राउंड स्टेट में जो अवस्था होगी वो होगी सिंगलेट स्टेट यानी एकक अवस्था। चूंकि पता है हमें क्रियाकारी अणु में सभी इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। अतः ग्राउंड स्टेट में क्रियाकारी अणु के अंदर जो अवस्था होगी वो होगी एकक अवस्था या फिर सिंगलेट स्टेट। जैसे हमारे पास ये क्रियाकारी पदार्थ की ग्राउंड स्टेट है, और जैसे ही वो फोटॉन्स का या क्वांटम का अवशोषण करता है तो वो चला जाता है उत्तेजित अवस्था में। दो प्रकार की उत्तेजित अवस्था हो गई, एकक अवस्था एवं त्रिक अवस्था। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हम ट्रिपलेट स्टेट निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी नियम द्वारा। तो जैसे ही ये फोटोन का अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉन चला जाता है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर, जहां पे दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है, स्पिन है, वो एक दूसरे क्या विपरीत है, यानी दोनों अभी भी क्या हैं, दोनों अभी भी क्या हैं, युग्मित हैं। यानी इनकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान वो क्या होगा, 1 होगा, 2s + 1 के अकॉर्डिंग। इसकी +1/2 है, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, -1/2। तो s बराबर हो गया s1 + s2, तो यानी +1/2 प्लस -1/2 बराबर क्या हुआ, 0। तो 2 गुना 0 + 1 बराबर हमें मिला 1। यानी ग्राउंड स्टेट में क्रियाकारी पदार्थ ने फोटोन का अवशोषण किया और इलेक्ट्रॉन चला गया ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। कौन सी स्टेट में, सिंगलेट स्टेट के अंदर। और सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये जो संक्रमण वो एक अनुमत संक्रमण है, अलाउड संक्रमण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सेम स्टेट के अंदर संक्रमण आसानी से कर सकता है, और ये जो संक्रमण बहुत ही तेजी से संपन्न होता है। दूसरी कंडीशन क्रियाकारी पदार्थ फोटोन का अवशोषण करे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट के अंदर क्या हो जाए, संक्रमित हो जाए, या फिर ट्रिपलेट स्टेट के अंदर चला जाए वो। तो ये ट्रिपलेट स्टेट क्यों हुई, कि ग्राउंड स्टेट में और उत्तेजित अवस्था में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों की स्पिन एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। तो यहाँ पे s का मान हुआ 1, तो यहाँ रखेंगे इस फॉर्मूला के अंदर हम 2s + 1 यानी 3। यानी यहाँ पे हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी या फिर चक्रण बहुलता का मान 3 प्राप्त हुआ, और 3 प्राप्त है तो इसका मतलब ये कौन सी स्टेट है, ये है ट्रिपलेट स्टेट। क्रियाकारी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर सिंगलेट स्टेट के अंदर है, ग्राउंड अवस्था में सिंगलेट स्टेट के अंदर है, और जैसे ही वो फोटोन का अवशोषण करता है तो वो चला गया ट्रिपलेट स्टेट के अंदर। ये जो ट्रांजिशन वो एक है फॉरबिडन
ट्रांजिशन यानी प्रतिबंधित संक्रमण है। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण या फिर क्रियाकारी पदार्थ का उत्तेजित अवस्था में गमन। अभी हम देखते हैं जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है उसमें जो अलग अलग उत्तेजित अवस्थाएं जैसे S3, S2 और S1, इसी प्रकार से जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है उसमें भी T3, T1, T2 इस प्रकार की उत्तेजित अवस्थाएं हैं। तो हम पहले देखते हैं IC और उसके बाद में हम देखते हैं ISC जो अविकिरणीय संक्रमण है, यानी जब क्रियाकारी पदार्थ फोटोन का अवशोषण करके सिंगलेट स्टेट या फिर ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है तो उसके बाद में जो दो अविकिरणीय संक्रमण है, पहला तो प्रकार हो गया IC यानी इंटरनल कन्वर्जन और दूसरा प्रकार है ISC यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, यानी आंतरिक परिवर्तन। दूसरा हुआ अंतरतंत्र क्रॉसिंग, यानी जो अविकिरणीय संक्रमण उनके दो प्रकार हैं, इंटरनल कन्वर्जन यानी IC और दूसरा है ISC यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। जो इंटरनल कन्वर्जन है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है या जो तंत्र है वो सिंगलेट उत्तेजित अवस्था से या फिर ट्रिपलेट उत्तेजित अवस्था से निम्न उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करता है। जैसे इस प्रकार से ये किसी भी तंत्र की ग्राउंड स्टेट है, ये है प्रथम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये दूसरी उत्तेजित अवस्था और ये तीसरी उत्तेजित अवस्था। जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन फोटोन ग्रहण करके पहुंच गया यहाँ पे, कौन सी उत्तेजित अवस्था में पहुंच गए? S3 में। तो S3 से S2 में आने के लिए और S2 से S1 में आने के लिए वो क्या करता है? वो करता है इंटरनल कन्वर्जन या फिर आंतरिक परिवर्तन, यानी ये करता है ऊष्मा का उत्सर्जन और ये आ जाता है S3 उत्तेजित अवस्था से S2 उत्तेजित अवस्था में। यहाँ आने के बाद फिर ये करता है ऊष्मा का उत्सर्जन और ये यहाँ पे आ गया अभी S2 से S1 में। इसी प्रकार से यदि हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट हो T1, T2 और T3, तो T3 से आंतरिक परिवर्तन के द्वारा आ गया T2 के अंदर और T2 से आंतरिक परिवर्तन के द्वारा आ गया T1 के अंदर। यहाँ पे किसी भी प्रकार की विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता है, यह एक ऊष्मीय प्रक्रम है, ऊष्मा का यहाँ पे उत्सर्जन होता है। IC यानी आंतरिक परिवर्तन एक अलाउड ट्रांजिशन है, अनुमत परिवर्तन है, क्योंकि संक्रमण एक ही अवस्था के अंदर हो रहा है, एक ही चक्रण अवस्था के अंदर हो रहा है, यानी S3 से S2 के अंदर और S2 से S1 के अंदर IC। इसी प्रकार से T3 से T2 के अंदर इंटरनल कन्वर्जन और T2 से T1 के अंदर इंटरनल कन्वर्जन। जो IC है या फिर जो आंतरिक परिवर्तन है वो एक अलाउड ट्रांजिशन है, तो ये तीव्र गति से संपन्न होता है, बहुत कम समय में संपन्न होता है और समय लेता है ये लगभग 10⁻⁻11 से 10⁻⁹ सेकंड का। तो ये तो हुआ इंटरनल कन्वर्जन, जो कि एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन या फिर अविकिरणीय संक्रमण का उदाहरण है। दूसरा हम बात करते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यानी ISC की। ISC एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट में क्या करता है? संक्रमण करता है, ट्रांजिशन करता है। यानी वो आ सकता है S3 से T3 के अंदर, S2 से T2 के अंदर या फिर S1 से T1 के अंदर। चूंकि ये एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है इसलिए जो समय है वो
IC यानी इंटरनल कन्वर्जन से अधिक लगता है, लगभग 10⁻⁹ से 10⁻² सेकंड का इसमें समय लगता है। यानी एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट में इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हुआ, संक्रमण हुआ, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग फॉरबिडन ट्रांजिशन है। और फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब प्रोसेस स्लो होती है, इसलिए इसका समय है वो IC से अधिक है। यानी इलेक्ट्रॉन S3 से आ गया T3 के अंदर, ISC, या फिर इसने क्या किया, इसने यहाँ पे किया ऊष्मा का उत्सर्जन। इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, यहाँ भी ये दिखा सकते हैं, क्योंकि जो अविकिरणीय संक्रमण है वहाँ पे हमने जबलांस्की डायग्राम के अंदर लहरदार रेखा से दिखाया, तो यहाँ भी हम लहरदार तीर से दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये कौन सा संक्रमण है, अविकिरणीय संक्रमण है। इसी प्रकार से S2 से T2 में और S1 से T1 में जो संक्रमण होगा वो होगा ISC यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जो कि एक प्रतिबंधित संक्रमण है। चूंकि पता हमें जो S1 और यदि हम T1 की तुलना करें तो दोनों की जो ऊर्जा है वो S1 की अधिक होगी, T1 की क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये हम या ऐसे दिखा सकते हैं हम। ये हो गया ISC S1 से T1 में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जो कि समय लेता है 10⁻⁹ से 10⁻² सेकेंड का। तो ये तो हुए हमारे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। अभी हम बात करते हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन यानी विकिरणीय संक्रमण की, फ्लोरोसेंस एवं फास्फोरोसेंस यानी प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति। पहले हम समझेंगे फ्लोरोसेंस को या प्रतिदीप्ति। फ्लोरोसेंस यानी इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, कुछ पदार्थों से जब प्रकाश टकराता है तो वे दर्शक क्षेत्र के प्रकाश का उत्सर्जन करने लग जाते हैं तथा प्रकाश स्रोत हटाते ही प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है। इस प्रक्रम को हम कहते हैं फ्लोरोसेंस या फिर प्रतिदीप्ति, और इस घटना को दर्शाने वाले पदार्थ को हम कहते हैं फ्लोरोसेंट या प्रतिदीप्त पदार्थ। जैसे ये हमारे पास क्रियाकारी पदार्थ है, ये इस पर डाला फोटोन या विकिरण, तो ये करता है दर्शक क्षेत्र के प्रकाश का उत्सर्जन। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से प्रकाश डालना बंद करेंगे तो ये भी क्या करेगा, प्रकाश का उत्सर्जन तुरंत ही बंद करता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, किसी क्रियाकारी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा उसकी ग्राउंड स्टेट में। जैसे ही वो या जैसे ही उसके ऊपर हम फोटोन या फिर क्वांटम डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उत्तेजित अवस्थाओं के अंदर, यानी बंधी अणुकक्षक से विपरीत बंधी अणुकक्षक में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। इसके लिए वो क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन अभी है एंटी मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, विपरीत बंधी अणुकक्षक के अंदर, जो कि एक अस्थायी अवस्था है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा नहीं रह सकता, वापस वो स्थायित्व के लिए आता है अपनी ग्राउंड स्टेट में। और जैसे ही वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो करता है दर्शक क्षेत्र के प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन। तो इससे हम समझ सकते हैं क्रियाकारी पदार्थ पे प्रकाश गिरता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन वो वहाँ पे परमानेंट नहीं रहता है, वो वापस आता है अपने ग्राउंड स्टेट में और यहाँ पे होगा प्रकाश का उत्सर्जन। ये जो घटना है ये बहुत ही जल्दी से संपन्न होती है, तीव्रता से संपन्न होती है। 10⁻⁸ सेकंड में ये घटना संपन्न होती है। इसी घटना को हम कहते हैं फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति। जैसे ही यहाँ पे प्रकाश डालना बंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन रह जाएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में और
यहाँ से कोई भी प्रकाश की विकिरण पदार्थ से बाहर नहीं निकलेगी, या फिर क्रियाकारी पदार्थ है वो किसी भी प्रकार की विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। इसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे है क्लोरोफिल, यूरेनियम, यूरेनियम का कांच, फ्लोरोस्पर, इत्यादि इसके क्या है उदाहरण है। इओसिन भी इसी का उदाहरण है। इओसिन किसका उदाहरण है? फ्लोरोसेंस का या फिर प्रतिदीप्ति का। अभी हम देखते हैं प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस की कुछ प्रॉपर्टीज, उसकी कुछ विशेषताएं जो आपको याद रखनी है। तो पहली इसकी विशेषता होगी फ्लोरोसेंस एक स्वतःस्फूर्त प्रक्रम है तथा प्रकाश के अवशोषण के साथ प्रारंभ होती है एवं प्रकाश के हटने के साथ ही बंद हो जाती है। दूसरा, चूंकि यह एक अलाउड ट्रांजिशन है इसलिए फ्लोरोसेंस या फिर प्रतिदीप्ति एक तीव्र प्रक्रम है। ये 10⁻⁸ सेकंड समय में संपन्न होता है। तीसरा, प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस प्रकाश के दर से एवं पराबैंगनी क्षेत्र के विकिरणों के अवशोषण से प्रेक्षित होता है। चौथा, हम देखें भिन्न भिन्न पदार्थों की प्रतिदीप्ति या फिर फ्लोरोसेंस की वेवलेंथ या फिर तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है। जैसे जो क्लोरोफिल है उसकी जो उत्सर्जित विकिरण है वो होगी लाल रंग की, यूरेनियम उसका होता है हरा रंग का, जो फ्लोरोस्पर है वो करता है नीले रंग की तरंगदैर्ध्य का या नीले रंग के प्रकाश का उत्सर्जन। पांचवा गुण है फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति की क्वांटम दक्षता अवशोषित प्रकाश विकिरण की तरंगदैर्ध्य बढ़ने के साथ बढ़ती है तथा एक उच्चतम मान के बाद अवशोषित प्रकाश विकिरण की तरंगदैर्ध्य बढ़ने के साथ प्रतिदीप्ति क्वांटम दक्षता घटकर तीव्रता से शून्य हो जाती है। छठा, हम देखें प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस एक द्वितीय प्रक्रम है या द्वितीयक अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रक्रम होते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया एवं द्वितीयक अभिक्रिया। तो हमारा जो फ्लोरोसेंस है वो एक सेकेंडरी रिएक्शन है। क्रियाकारी पदार्थ के द्वारा प्रकाश या फिर क्रियाकारी पदार्थ के द्वारा फोटोन या फिर क्वांटम के अवशोषण के बाद फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति प्रेक्षित होती है। और स्टोक के नियम के अनुसार उत्सर्जित विकिरण की जो तरंगदैर्ध्य है वो अवशोषित विकिरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं उत्सर्जित विकिरण की जो आवृत्ति है वो अवशोषित विकिरण की आवृत्ति से क्या होती है? कम होती है। तो ये तो विशेषता होगी फ्लोरोसेंस की यानी प्रतिदीप्ति की। अभी हम देखते हैं फास्फोरोसेंस या फिर स्फुरदीप्ति। दूसरा जो विकिरणीय संक्रमण है या फिर रेडिएटिव ट्रांजिशन है, दूसरा प्रकार है फास्फोरोसेंस या फिर स्फुरदीप्ति। यदि किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन प्रकाश स्रोत हटाए जाने के बाद भी होता रहे तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं स्फुरदीप्ति, और ऐसी घटना दर्शाने वाले पदार्थ को हम कहते हैं स्फुरदीप्त पदार्थ। जैसे ये हमारा क्रियाकारी पदार्थ है या फिर स्फुरदीप्त पदार्थ है, इस पे डालते हैं हम कोई फोटोन या कोई प्रकाश स्रोत है तो ये उत्सर्जित करता है दर्शित क्षेत्र के विकिरणों का। लेकिन दूसरी घटना में हमने क्या किया, प्रकाश स्रोत को यहाँ से हटा लिया, लेकिन फिर भी ये क्या करता रहे, प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन करता रहे। तो इस घटना को हम कहते हैं स्फुरदीप्ति या फिर फास्फोरोसेंस। फास्फोरोसेंस या फिर स्फुरदीप्ति को हम जोबलांस्की आरेख में इस प्रकार से दिखाया था हमने। ये होगी ग्राउंड स्टेट, ये है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और यहाँ पर ये है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। जैसे ही ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण की वो चला गया एकक उत्तेजित अवस्था में, वो आता है वापस, वो ISC के द्वारा चला गया ट्रिपलेट स्टेट के अंदर, और ट्रिपलेट स्टेट से वापस इलेक्ट्रॉन आता है अपने ग्राउंड स्टेट में। तो इस परिघटना को हम कहते हैं स्फुरदीप्ति, स्फुरदीप्ति या फास्फोरोसेंस। चूंकि इलेक्ट्रॉन है वो ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में आ रहा है तो ये सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इसलिए जो स्फुरदीप्ति है वो एक धीमा प्रक्रम है,
इसमें जो समय लगता है वो 10⁻² सेकंड का समय लगता है। अभी हम देखते हैं फास्फोरोसेंस या फिर स्फुरदीप्ति की कुछ विशेषताएं, इसके कुछ गुण। इसकी पहली प्रॉपर्टीज है स्फुरदीप्ति का जीवन काल प्रतिदीप्ति से अधिक होता है। दूसरी विशेषता, दूसरी प्रॉपर्टीज है स्फुरदीप्ति एक धीमा प्रक्रम है, क्योंकि ये एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है जो कि लेता है समय 10⁻² सेकंड का। तीसरा देखिए हम गुण, स्फुरदीप्ति अवशोषित विकिरण के बैंगनी एवं पराबैंगनी प्रकाश विकिरणों के अवशोषण से ही प्रेक्षित होता है। चौथा प्रॉपर्टीज देखें हम, चौथी इसकी विशेषता देखें, स्फुरदीप्त पदार्थों के चुंबकीय एवं डाई इलेक्ट्रॉनिक गुण हैं, वो प्रदीपन से पहले एवं प्रदीपन के बाद में परिवर्तित हो जाते हैं। स्फुरदीप्ति प्रायतः ठोस पदार्थों द्वारा दर्शाई जाती है। एक स्फुरदीप्त पदार्थ द्वारा कितने समय तक प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन किया जाए, यह पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। एक से अधिक स्फुरदीप्त पदार्थों को मिलाने पर हमें कई रंग प्राप्त होते हैं। स्फुरदीप्ति के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कैल्शियम, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम के सल्फाइड। कैल्शियम, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम के सल्फाइड। और बाकी उदाहरण है जिंक सल्फाइड, माणक पन्ना है, ये सभी उदाहरण हैं, या फिर खनिज हैं, वो सभी दर्शाते हैं फास्फोरोसेंस या फिर स्फुरदीप्ति। तो यह हुआ विकिरणीय संक्रमण यानी रेडिएटिव ट्रांजिशन, जिसमें दो प्रकार के संक्रमण होते हैं, फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस।